हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। तो हम लोग लेक्चर 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग का। और बिफोर लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग लेक्चर 1 में जो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन चल रहा है और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन में जो डिस्कशन का जो सिलेबस मेनली जो फोकस रहेगा, तो हम लोग जो फोकस किए किस सिलेबस पर फोकस किए हुए आरआरबी जेईई, मतलब आरआरबी जेईई में जो सारे टॉपिक थर्मल इंजीनियरिंग के आपके ऐड होंगे वो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और इनके क्वेश्चंस आपके सारे लग जाने हैं। जो भी बंदा रेगुलर कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, चाहे जेडीसी की तैयारी कर रहा है, मेरे भाई सिर्फ आप लेक्चर देखना पूरा अच्छे से। और नोट्स तो आपको कहाँ पे मिल जाती है, टेलीग्राम पे नोट्स बन जाती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, मैं बता रहा हूँ, इतनी मेरे पे विश्वास करो, सारे क्वेश्चन जो आपको इन टॉपिक से लग जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने लेक्चर 1 में क्या स्टडी हम लोगों ने क्या किया था। देखो लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक देखा था भाई कि थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। कि एक थर्मोडायनेमिक्स जो है ऐसा साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं भैया कि हीट इंटरेक्शन जो होती है किसका, आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग के साथ जो हीट का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि भाई सिस्टम जो होता है वो कोई एक फिक्स्ड मास या तो कोई रीजन होता है कहीं पे स्पेस, किसी रीजन में, मतलब कोई एक ऐसा रीजन होता है इन ए गिवन स्पेस में। ठीक है, वहाँ पे हमारा पूरा एरिया ऑफ स्टडी जो है फोकस होता है। सिस्टम भी 3 तरह के हम लोगों ने देखा था, ओपन सिस्टम देखा था, क्लोज सिस्टम देखा था और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में देखा कि भाई एनर्जी और मास दोनों ही जो है सिस्टम के अंदर आ सकती है और जा सकती है। क्लोज सिस्टम में देखा सिर्फ एनर्जी आ सकती है और आइसोलेटेड सिस्टम में हमने देखा ना ही एनर्जी आ सकती है ना मास अंदर आ सकती है। ठीक है, तो सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका किस केस में, आपका थर्मोडायनेमिक्स के केस में। फिर देखा कि जो सेपरेशन लेयर होती है आपकी सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और एक जो एक्सेप्ट सिस्टम, मतलब सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ आता है उसको हम लोग सराउंडिंग बोल देते हैं। और उस सेपरेशन लेयर को हम लोगों ने बोलते हैं क्या, बाउंड्री बोलेंगे। बाउंड्री भी बहुत तरह से होते थे, कौन कौन से, रियल देखा, इमेजिनरी देखा, मूवेबल देखा, फिक्स देखा, ये सारे हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले तो किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को कौन बताता है, कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं, कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं दैट डिफाइन द प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी सिस्टम के बारे में कुछ भी हमको जानकारी चाहिए तो उनके उन क्वांटिटी के हेल्प से हमको कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई वो कोई जो भी क्वांटिटी होती है, चाहे प्रेशर होती है, चाहे टेम्परेचर होती है, चाहे डेंसिटी होती है, दिस क्वांटिटीज़ क्या करता है, इन सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है कि इनकी स्टेट की अवस्था क्या है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी कितना है। तो वो क्वांटिटी जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती है, दैट क्वांटिटीज़ आर नोन एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। फिर हम लोग देखा कौन कौन से, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास कंसिडरेशन में डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर मास को आधा कर दो, आप वॉल्यूम को आधा कर दो, लेकिन आपका जो है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, ये सब सारे चीज़ जो है चेंज नहीं होने वाले हैं। तो ये सब सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो आपके मास कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टम पे चेंज करती है, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, ये सब सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर कहीं पर भी स्पेसिफिक टर्म लग गया, जैसे स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो ये सारे इंटेंसिव कहलाएंगे। ठीक है, चलो ये तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग लेक्चर 2 में बहुत आपको अच्छे से टकटकी लगा के देखना भैया, मतलब थोड़ा सा ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे समझने हैं, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेस यहाँ पे क्या होना, प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों की बात करेंगे। किसके चीज़ बात करेंगे, ये सिस्टम, ये आपका कोई एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के क्या, इस सिस्टम के अंदर सपोज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है, क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है। तो मतलब इस सिस्टम की अभी एक कंडीशन है, मतलब इस कंडीशन जो है भैया, क्या कंडीशन होगी, कंडीशन इस सिस्टम के अंदर कोई प्रेशर होगा, कोई टेम्परेचर होगा, ठीक है, कोई इसकी डेंसिटीज़ होगी। तो ये सब क्या इसका कंडीशन है इस सिस्टम के अंदर। ये मेरा क्या एक सिस्टम है। ठीक है, एंड मान लो किसी टाइम पे हमने इस सिस्टम को देखा तो हमको देखा कि यार इस सिस्टम में ज़रूर कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। तो इन कंडीशन को कौन बता, ये कंडीशन क्या बताता है इस सिस्टम की, कि द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब स्टेट का हिंदी में होता अवस्था, मतलब अभी आप जो ये सिस्टम को देख रहे हो, इस सिस्टम की जो कंडीशन है ना, इस सिस्टम की जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन जो है इस सिस्टम की अवस्था को बता रहा है, क्या, स्टेट को बता रहा है। तो और थोड़ा इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं भाई, स्टेट का मतलब हमको समझ में नहीं। किसी ने बोला कि, मैंने बोला भाई एक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, उसकी कोई कंडीशन है,
तो किसी ने बोला अच्छा ठीक है भाई, कंडीशन को कौन बताएगा? द कंडीशन जो होती है किसी भी सिस्टम की, जो कंडीशन होती है ना, उसमें क्या क्या कंडीशन है नहीं है, दैट इज़ नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। और किसी भी सिस्टम को अगर स्टेट को जानना है, स्टेट को क्या उसकी अवस्था है, तो द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझते रहना है कि द स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होती है किसी भी सिस्टम की, अगर स्टेट को कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से? जैसे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, दीज आर नोन एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। मतलब कि द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम और द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। लेट अस सपोज दैट जब हम लोग टी टाइम पे देख रहे हैं ना, उस टाइम प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, ठीक है। अब किसी दूसरे टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, T2 टाइम पे देखेंगे कि अगर मान लो किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को चेंज हो जा रही है, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जो है, मान लो सपोज दैट द प्रॉपर्टीज़ नाउ वी आर लुकिंग एट टाइम T2। अब हम लोग T2 टाइम पे इस सिस्टम को देख रहे हैं, किस टाइम पे? T2 टाइम पे देख रहे हैं। एंड दैट टाइम द प्रॉपर्टीज़, मतलब प्रेशर जो है क्या है? P2 हो गया, टेम्परेचर D2 हो गया। अब नाउ टेल मी मेरे भाई कि अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये चेंज हुआ कि नहीं? ये प्रॉपर्टीज़ जो है इस सिस्टम की चेंज हुआ कि नहीं? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली इस प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की चेंज होगी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे एक कंडीशन, जब हमने T1 टाइम पे देखा था प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, मतलब क्या हुआ कि फिर मैंने बोला कि द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? P1 से P2, T1 से T2, तो यहाँ क्या हो गया? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज हो गया कि नहीं? मतलब मुझे ये बताओ। तो जैसे प्रॉपर्टीज़ अब किसी भी सिस्टम की अगर चेंज होती है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ अगर मान लो कि अगर चेंज हो गई तो सिस्टम की स्टेट भी क्या हो गई? चेंज हो गई। सिस्टम का स्टेट मान लो अभी कंडीशन में एक टाइम पे T1 था, उसके बाद उसका कंडीशन में फिर हो गया T2। तो भाई सिस्टम जो है T1 अवस्था से हो गया T2 में चेंज हो गया। तो जो चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है, इस चीज़ को समझना अच्छे से, द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम, द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होता है, उसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं भैया, क्या बोल देते हैं कि प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रोसेस। मतलब मेरे सिस्टम में क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। किसी ने पूछा ठीक है भैया आपका सिस्टम में जो है प्रोसेस हो गया, लेकिन प्रोसेस कब हुआ? कि जब भी किसी सिस्टम की क्या चेंज होगी? स्टेट चेंज होगी। किसी ने डिफाइन पूछा कि व्हाट इज़ प्रोसेस? द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड प्रोसेस। किसी ने बोला भाई स्टेट कैसे चेंज हो गया? तो द चेंज इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, उसके कारण स्टेट चेंज हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं ऐसा फंडा? हमने स्टार्टिंग किया था कि एक सिस्टम था, उसको हम लोग T1 टाइम पे देखा, तो भाई प्रेशर P1 देखा और टेम्परेचर T1 दिखा। तो मैंने बोला कि द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। और किसी भी सिस्टम को स्टेट को पता करना तो उसको कौन बताता? द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और अब एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज अगर किसी भी सिस्टम की चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज जब चेंज होती है तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? चेंज हो गया। और चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है, उसको क्या बोल देंगे? प्रोसेस हो गया। मतलब मेरे सिस्टम ने एक प्रोसेस कर लिया होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक पॉइंट एक एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लास के नोट्स जो है ना उसमें मिल जाएगा, उसके लिए ज़्यादा कुछ टेंशन है, बस आप लेक्चर अच्छे समझो। तो चलो ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भाई जो है किस तरीके से सिस्टम में प्रोसेस का कंसेप्ट निकल के आता है। आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा कि जब कभी भी किसी भी सिस्टम में स्टेट जब चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। मान लो अब मैं कुछ आप लोगों को थोड़ा सा ये नया डायग्राम आप लोग हो सकता है पहले से बहुत अच्छी से परिचित होंगे, PV डायग्राम। अब मान लो सिस्टम क्या है, अभी मान लेते हैं 1 पॉइंट पे है और इसको जाना कहाँ पे है? इस 2 वाले पॉइंट पे जाना। मतलब कि स्टेट 1 जो रहेगी इस सिस्टम की कंडीशन को बता रहा होगा कि हाँ भाई प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, होगा कि नहीं? प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, डिफाइन कर रहा होगा। कौन सा स्टेट जब का पॉइंट नंबर 1 दिख रहा होगा तो द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम अगर चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोल देते हैं। तो मान लो इस तरीके से अभी 1 भी एक आपका कंडीशन मतलब स्टेट है किसी सिस्टम की। अब मान लो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे जो डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट क्या बता रहा होगा? इस सिस्टम के बहुत सारे मतलब स्टेट को डिफाइन कर रहा होगा। ये क्या दिखा रहे हैं डॉट सारे? ये जो डॉट्स आपको दिख रहे होंगे सिस्टम के बहुत सारे स्टेट को दिखा रहे होंगे। मतलब अगर कोई भी सिस्टम होगा, अगर उसको मान
मान लो कि अगर पॉइंट 1 से लेके 1, मतलब अगर इनिशियल पॉइंट अगर 1 है, ये क्या, अगर इसका इनिशियल पॉइंट है और इसको जाना है कहाँ पे, किसी पॉइंट नंबर 2 किसी फाइनल पॉइंट पे जाना है, तो उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से होके गुजरना पड़ेगा। ये जब आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से होके उसको गुजरना पड़ेगा अगर उसको इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक जाना है। और जब हम लोग इस सारे स्टेट जो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स मतलब 1 और 2 के बीच में बहुत सारे स्टेट हो जाते हैं, उसको हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट बोलते हैं। इन जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट को इस तरीके से हम लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है भैया, बोलो, एक हमें प्रोसेस पाथ मिल जाता है। प्रोसेस पाथ मतलब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की प्रोसेस तो चेंज हो गई है। प्रोसेस का मतलब आपको मैंने बताया था कि चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम ही प्रोसेस कहलाता है, लेकिन उसको 1 से लेकर 2 पॉइंट तक आने में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट को चेंज किया होगा। और उन सबको जब लाइन से इस तरह जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इस सिस्टम की आपकी प्रोसेस की पाथ। मतलब भैया ये हमको ये समझ में आ गया कि अगर ये सिस्टम 1 था, इसके इस टाइम में प्रेशर P1 था और वॉल्यूम अगर V1 था, तो इस पॉइंट पे 2 पे इसकी प्रेशर क्या हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगी P2 हो जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ इतना सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोसेस पाथ बनता है, ये क्लियर हो गया आपको। फिर मानते हैं और एक टर्म आता है थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल। भाई साइकिल का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, बताइए। साइकिल का मतलब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा होगा? साइकिल मतलब भैया एक चक्र। मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए कितने सारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है? तो मान लो अगर PV डायग्राम है, ठीक है, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे 1 है इनिशियल पॉइंट और ये कोई फाइनल पॉइंट आपका 2 है, तो 1 से 2 तो सिस्टम आ गया, 1 से 2 जो है ये सिस्टम पहुंच गया, मतलब एक प्रोसेस पाथ कंप्लीट हो गया। अब इसको दोबारा 1 से 2 से 1 जाना है, 2 से 1 जाना है, मतलब इसने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गया। तो इसको बोलते हैं क्या, एक साइकिल मेरा पूरा हो गया। मतलब फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 थर्मोडायनेमिक साइकिल मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस पाथ कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो उसको आप बोल सकते हो मिनिमम नंबर जो रहते हैं 2 प्रोसेस पाथ की रिक्वायरमेंट होगी। और इस कंडीशन में मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 था और जब आपका ये पूरा साइकिल भी कंप्लीट हो गया तो प्रेशर P1 तो फिर कंप्लीट साइकिल में प्रेशर P1 पर ही आ गया, ठीक है। मतलब 1 पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी, जब वो साइकिल पूरा करके फिर उसी पॉइंट पर अगर वो आ जाता है तो प्रॉपर्टीज़ तो क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो आपकी साइकिल होते हैं, अगर उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाता है तो जो चेंज इन प्रॉपर्टीज़ आप निकालोगे, चाहे आप प्रेशर निकाल लो, चाहे वॉल्यूम निकाल लो, चाहे टेम्परेचर निकालो, चाहे किसी भी टाइप का एनर्जी निकाल लो, तो जो चेंज इन प्रॉपर्टीज़ जो निकल के आने वाला वो कितना निकल के, वो आपका यहाँ पे 0 निकल के आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो अभी आपने क्या क्या समझा? आपने समझा कि स्टेट सिस्टम की क्या होती है ना, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। और किसी भी स्टेट को कौन डिफाइन करता है? तो किसी भी सिस्टम की जो स्टेट होती है वो डिफाइन होती है प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से। और अगर प्रॉपर्टीज़ मान लो अगर किसी भी सिस्टम की अगर स्टेट चेंज होती है तो वो कब होती है? जब उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। और चेंज इन मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको बोलते हैं क्या, प्रोसेस बोलते हैं। और जब कोई सिस्टम 1 से 2 पॉइंट तक अगर जाता है, जब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वो स्टेट्स होकर गुजरता है 1 से 2 पॉइंट जाने के लिए, तो उसको जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो एक प्रोसेस हमारा पाथ बन जाता है। ये सब सारा चीज़ समझ में आ गया। अब समझते हैं भैया कितने टाइप के प्रोसेस हमको मेनली पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग नाम लेने वाले क्वासी स्टैटिक, क्या लेंगे? क्वासी स्टैटिक। अब समझेंगे यह क्या होता है। एक लेंगे क्या, नॉन क्वासी स्टैटिक, नॉन क्वासी स्टैटिक, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया क्वासी स्टैटिक, एक हो गया नॉन क्वासी स्टैटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको समझना यहाँ पे अच्छे से है, ठीक है। देखो, क्वासी स्टैटिक का डेफिनेशन बोलता है कि एक ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक बोलते हैं जो प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो होता हो, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है। और इसका जस्ट अपोजिट नॉन क्वासी स्टैटिक मतलब ये भैया फास्ट होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो होता होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक। अब बताओ क्वासी स्टैटिक का एग्जांपल यहाँ से हम लोग समझते हैं कि भैया ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगा। मान लो ये अभी मैं क्वासी स्टैटिक की बता रहा हूँ। ये सिलेंडर है, ये यहाँ पे पिस्टन्स है, क्या है, पिस्टन है। और यहाँ पे आपके बहुत सारे भैया गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पर मैंने एक प्रेशर गेज लगा दिया, प्रेशर गेज लगा दिया। तो अभी अगर कोई बंदा होगा, ये प्रेशर गेज जो है, मान लो कोई प्रेशर P1 दे दिया, तो पूरे सिलेंडर के अंदर में अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर है। कैसा यूनिफॉर्म प्रेशर? मान लो अब यहाँ पे
पिस्टन का पोजीशन चेंज होकर इस पॉइंट पे आ गया, मान लो ये 1 था, ये 2 पे आ गया, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, आपस में थोड़े थोड़े नज़दीक भी आएंगे, नज़दीक आएंगे कि नहीं। तो फिर जब हम लोग कंप्रेस किए हैं, तो जब फिर नया प्रेशर जो है इस गेज में दिखाता है, तो वो भी मान लो P2 प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन कैसा प्रेशर दिखा रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर। मतलब सारे मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, यूनिफॉर्म प्रेशर हुआ। मतलब क्या हो गया, जब हम लोग पिस्टन इस तरीके से इधर कंप्रेस हो रहा होगा, तो इतना धीरे धीरे, इतना इन्फाइनेटली, इतना स्लो कंप्रेस किया इन मॉलिक्यूल्स को कि इन बेचारों को पता ही नहीं चला कि भाई कोई इनको कंप्रेस कर रहा है। ये कैसा प्रोसेस था, इन्फाइनेटली स्लो प्रोसेस था। तो अगर कहीं पर भी बहुत धीरे धीरे प्रोसेस कोई होता है, इन्फाइनेटली स्लो प्रोसेस अगर होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और तो मान लो अगर इसको हमको पीवी डायग्राम में हमको दिखाना रहेगा कि ठीक है, इसी तरीके से मान लो अभी सिस्टम कहीं पे अभी यहाँ पे 1 पॉइंट पे दिखा है और उसको 2 पे जाना होगा, तो ये क्या होगा भाई, बहुत ही धीरे धीरे इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होकर गुजरेगा, ठीक है। और इनको जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमको पता रहेगा कि हाँ भाई किस पॉइंट पर क्या प्रेशर रहा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर का जो चेंज हो रहा है इस सिलेंडर के अंदर में, वो किस तरीके से हो रहा होगा, पूरा यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइटली स्लोली उसको हम लोग पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम जो होता है उसमें जो प्रोसेस पाथ बनता है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जॉइंड लाइन से दिखाते हैं। और जॉइंड लाइन से दिखाने का क्या मतलब हो गया भैया, एक जॉइंड लाइन का मतलब ये हो गया, एक होता है डैश लाइन। डैश लाइन जो होता है ये यूज़ करेंगे नॉन क्वासी स्टैटिक, और नॉन क्वासी स्टैटिक में डैश लाइन मेनली यूज़ करने का रीज़न हो गया क्योंकि वहाँ पर जो प्रोसेस होती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती है। लेकिन क्वासी स्टैटिक के केस में जो प्रोसेस आपकी हो रही है कैसी हो रही, यूनिफॉर्म प्रोसेस होती है, तो हमको हर एक स्टेज पे जो प्रॉपर्टीज़ होती है उस सिस्टम की पता रहती है कि भाई क्या प्रेशर है क्या नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही इनफाइनेटली क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जो पीवी डायग्राम जो आप ड्रॉ करते हो इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का, वो उसमें जॉइंट लाइन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब एक आने वाला क्या, रिवर्सिबल, जो कि दुनिया में रिवर्सिबल प्रोसेस होती नहीं है, और एक आने वाला आपका इरिवर्सिबल। लेकिन हम लोग अपने पढ़ने के लिए भैया ये दोनों प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक रिवर्सिबल हो गया, एक आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। समझना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लो कोई पीवी डायग्राम बना रहा हूँ मैं अभी, कोई पीवी डायग्राम, प्रेशर पी और वी, कोई एक ऐसा सिस्टम रहा होगा जो भैया 1 से लेके इस तरीके से ये मान लो बनी होगी पाथ, 1 से लेके 2 पॉइंट तक पहुंचा। तो मैंने आपको बताया था, ये चीज़ आप याद करो कि जब भी कोई सिस्टम 1 से लेकर 2 जाता है मतलब उसकी सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। तो जब स्टेट चेंज हो गया मतलब भाई चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस हो गया, मतलब 1 से 2 क्या हो गया, एक प्रोसेस बन गया आपका सिस्टम की। तो भाई वो 1 से जब 2 चला गया तो मान लो इसमें देखो क्या हो गया, प्रेशर जो है घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज़ पढ़ते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग ये चीज़ हुआ क्या, रिवर्सिबल का क्या मतलब हो गया। आप देखते हो कि सिस्टम और सराउंडिंग में मान लो हीट आया, हीट गया, तो उसके कारण कुछ चेंजेस होते हैं। तो मान लो सिस्टम में कोई, सिस्टम के अंदर में कोई एक आपका क्या हो गया, प्रोसेस हुआ, 1 से लेकर 2 के बीच में कोई प्रोसेस हुआ, और आपका सिस्टम फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद भैया रिटर्न 2 से लेकर 1 तक आ जाता है। मतलब 1 से 2 में जब वो पहुँचा होगा तो सिस्टम में और सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ होगा। चेंज का क्या मतलब हो गया कि भाई 1 से 2 मान लो पहुंचा, तो हो सकता है उसमें हीट का ट्रांसफ़र हुआ होगा, सिस्टम के अंदर से बाहर गया होगा, तो तभी ना स्टेट उस सिस्टम की चेंज हुई, या प्रेशर कम हो गया तो उस टाइम में सिस्टम और सराउंडिंग का भी क्या होगा, चेंज तो होना ही है। लेकिन फिर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भैया वो जब 2 से 1 जब पहुंचता है तो सिस्टम और सराउंडिंग जो ओरिजिनल कंडीशन में जिस तरीके से उसका अवस्था था वो अपना ओरिजिनल में ही आ जा रही है। मतलब कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जब वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जाता है उस टाइम सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ चेंज होती है, और जब फिर रिटर्न फिर वो उसी पाथ में, उसी रास्ते में वो जब रिटर्न आ जाता है किसी अपने इनिशियल पॉइंट पे, तो उस तरह का प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल। नाम से समझ में आ रहा है, रिवर्स मतलब रिटर्न आ जाना है। लेकिन रिटर्न आपको किस पाथ में आना, जिस रास्ते से गए हो उसी रास्ते से आना है। मुझे बताना, मान लो आप यहाँ पे अभी खड़े हो और आपका कोचिंग यहाँ पर है, आप अगर 1 से 2 जाते हो और आपको बोलूँगा भाई उसी रास्ते से आना है, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। तो सर हम लोग पढ़ते कहाँ हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ कोई एक चीज़ आइडियल प्रोसेस मान लोगे तभी ना आप प्रैक्टिकल जो आप लोग के पास प्रोसेस रहेंगे उसको आप कंपेयर कर सकते हो क्या, किसके, जो सबसे अच्छा प्रोसेस होगा। तो मान लिया कि कोई ऐसा मान लो सिस्टम होगा, कोई एक ऐसा इंजन रहा होगा जिसके अंदर ना ही कोई फ्रिक्शन है ना कहीं कुछ है, तो वो भैया 1 से 2 और 2 से 1 वो आ जा सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब किसी ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस
प्रोसेस करते हैं, बोलते हैं इफ़ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड सच दैट द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू देयर इनिशियल कंडीशन फॉलोइंग द सेम पाथ, इसी सेम पाथ को फॉलो करके वो आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इरिवर्सिबल पाथ बोल देंगे। क्लियर है? तो हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हम लोग पाथ देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोसेस जो भी हम लोग ऐसा लाइफ में होती है, उन सारा प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। लेकिन जैसे हम लोग रिवर्सिबल साइकिल जैसे कार्नोट साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एक आइडियल साइकिल होता है, तो वो उसमें सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग रिवर्सिबल मान लेते हैं। तो रिवर्सिबल जब तक हम लोग चीज़ें हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन में पहले मानते हैं, तभी जाके हम लोग कुछ आगे उस रियल चीज़ों को कंपेयर कर पाते हैं उस आइडियल वाले से कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, इनके डिफरेंस का कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें हमको ये समझ में आ गया सबसे पहला पॉइंट कि द प्रोसेस हुज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम इज नोन एज, मतलब ऐसा प्रोसेस जो भैया उसके इनिशियल और फाइनल मतलब पॉइंट जो है रिटर्न अगर आ जाता है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जो होता है चेंज ऑफ सिस्टम जो होता है फाइनाइट होता है, मतलब सिस्टम की जो चेंज होती है कुछ सीमित के लिए होती है। लेकिन जो इसमें चेंज ऑफ सिस्टम होती है स्पॉन्टेनियस भैया, तुरंत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो होती है थर्ड पॉइंट में ये देखा कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होती है, फ्रिक्शन नहीं रहा होगा तभी तो सिस्टम के अंदर लॉस नहीं रहा होगा। बट रियल लाइफ में तो यार फ्रिक्शन वगैरह सारी चीज़ तो आएंगे ही। और ये फोर्थ पॉइंट में ये किस तरीके से प्रोसेस आपका एक आइडल प्रोसेस, आइडल करने का मतलब भैया ये एक आदर्श प्रोसेस है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग इसको पढ़ेंगे तभी तो, और इसको जो रियल लाइफ में जो साइकिल एग्जिस्ट कर रही है उसको हम लोग आइडल वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ ये सब सारे साइकिल कैसी होती है, ये सब सारे साइकिल प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट की अगर आप बात करो कि मान लो अगर हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र होता है, चाहे हीट ऐड होता है किसी भी सिस्टम में, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग रिवर्सिबल मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब सारा पॉइंट आपका नोट्स में दर्ज किया गया है। ठीक, और बाकी यहाँ पे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। अब ये सारा चीज़ यहाँ पे समझ में ये आ जाना चाहिए कि जितने भी सारे नेचुरल प्रोसेस जो भी सारे होते हैं, जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, उन सारे नेचुरल प्रोसेस को हम लोग, तो जितने भी सारे आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो किस तरह के प्रोसेस होते हैं आपके वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। ठीक है, चलो अब नया जो एक कंसेप्ट है भाई पढ़ते क्या, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना आप लोगों को कि इक्विलिब्रियम का आप लोग पढ़ते हो कि भाई कोई भी चीज़ बराबर हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब तो वही समझ में आपको आता है। तो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स के एक टर्म है। इक्विलिब्रियम हम लोग किसको बोलेंगे, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स से इक्विलिब्रियम में 4 कंडीशन बनती है। एक बोलता है किसी भी सिस्टम में जब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, अब किसी सिस्टम की मान लो आप कंपेयर जब करते हो, अगर या तो उस सिस्टम के अंदर में अगर टेम्परेचर बराबर रहेगा तो उसको उस सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा आता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर उस सिस्टम में अगर हम लोग फोर्स को वगैरह को लेके चलते हैं कि भाई वो फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, सारे इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड आता है आपका क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सिस्टम के अंदर में आपका किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल्स की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो वो आपका आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। और चौथा आपका होता है आपका फेज़ इक्विलिब्रियम, मतलब फेज कांस्टेंट होना चाहिए। फेज जैसे मान लो सॉलिड, लिक्विड, आप बचपन से पढ़ते आए हो, सॉलिड पढ़े हो, लिक्विड पढ़े हो, ठीक है, गैस पढ़े हो, और बाकी और भी 2 होते हैं प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, वो सब छोड़ दो। नॉर्मल हम लोग 3 ही चीज़ देखते हैं फेज़ का, सॉलिड, लिक्विड और गैस देखते हैं किसी भी सब्सटेंस का। तो फेज भी उस सिस्टम का अगर चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो सिस्टम जो है कैसा इक्विलिब्रियम है, वो सिस्टम मेरा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है। तो आपको ये समझ में आ गया कि 4 थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, कितने सारे इक्विलिब्रियम होने चाहिए सिस्टम के, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, प्योर सब्सटेंस। भाई प्योर का नाम से समझ में आ रहा है भैया कि कोई भी सब्सटेंस शुद्ध कब होता है। प्योर सब्सटेंस का जो कंसेप्ट है तो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझो कि अ सब्सटेंस इज सेड टू अ प्योर सब्सटेंस इफ़ इट इज़ इन होमोजेनियस इन केमिकल कंपोजिशन, मतलब किसी भी सिस्टम में अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह हो, अगर उसमें जो केमिकल का कंपोजिशन है, किसका केमिकल कंपोजिशन जो है, मतलब जिस चीज़ से वो सारे सब्सटेंस बना होगा उसकी जो एक केमिकल कंपोजिशन होगी वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे वाटर है,
वाटर में मान लो ये सारे मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर के मॉलिक्यूल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O है। अगर हर जगह आपको H2O दिख गया तो वो कैसा सब्सटेंस हो जाएगा आपका, वो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन है उस सब्सटेंस की होमोजेनियस, होमो मतलब सारा एक जैसा दिख रहा है सारा केमिकल कंपोजिशन। कहीं से भी अगर उठा लो वाटर तो आपको मॉलिक्यूल्स क्या दिखेंगे, H2O ही दिखने वाले हैं। उसी तरह मान लो अगर वाटर में अगर तेल मिला देते हो तो आपका क्या होता है, तेल ऊपर में आ जाता है और वाटर नीचे आ जाता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा इसलिए वाटर नीचे आ गया, और उसकी डेंसिटी ऑयल की कम इसलिए वो ऊपर में आ जाता है। तो ये क्या प्योर सब्सटेंस है, नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ आपका प्योर सब्सटेंस कोई है कि नहीं है वो आप कैसे पता चेक कर सकते हो, कि जब उसकी केमिकल कंपोजिशन आप निकालो ना तो वो क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उसकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो आपकी होनी चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब पूरा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ O2 और N2 कि जो गैस होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर जो एयर में मिले होते हैं, तो आपको पता है कि एयर में 78% जो है भैया क्या है आपके N2 है, 21% जो है आपके क्या है O2 है। तो किसी से भी अगर आप एयर की क्वांटिटी निकालोगे तो आपको ये परसेंट फिक्स मिलने वाला है। तो ये क्या एक होमोजेनियस हो गया। प्लस मान लो कहीं पे वाटर है और उसको आप गर्म कर रहे हो, तो वाटर को गर्म करोगे तो वाटर वेपर भी बनेगा, और वाटर वेपर और वाटर को मिला हुआ मान लो है, तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, ये केमिकल कंपोजिशन क्या रह जाएगा, इसकी केमिकल कंपोजिशन जो रह जाएगी भैया वो O2 ही रह जाएगी। इसलिए ये भी एक तरह का होमोजेनियस सब्सटेंस है। ये क्लियर हो गया। जैसे एल्कोहल हो गया प्लस वाटर, एल्कोहल और वाटर को अगर आप मिलाते हो तो ये एक दूसरे से ऐसे मिक्स कर जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कैसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। और अगर मैं बात करूँ ऑयल और डेंसिटी, ऑयल और वाटर को जो मिलाएंगे तो वो क्या प्योर सब्सटेंस होंगे, तो ये ऑयल प्लस वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी चीज़ डिस्कस किया उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसको आप लंबे टाइम तक याद रखो। पहले तो हमने देखा कि लेक्चर 1 के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सिस्टम के टाइप्स देखा, ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हम लोगों ने लेक्चर 2 जब स्टार्ट किया तो समझे कि भाई किसी भी सिस्टम की जो कंडीशन होती है उसको स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, और स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर सिस्टम की चेंज होती है तो उस सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है, और चेंज इन स्टेट जो होती है सिस्टम की कोई प्रोसेस कहलाती है। और कोई भी सिस्टम अगर मान लो 1 से लेकर 2 पॉइंट तक जाती है तो वो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होकर गुजरती है, और इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स को जब ज्वाइन कर देते हैं तो एक प्रोसेस पाथ बन जाता है। ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स साइकिल में समझे कि यहाँ 2 मिनिमम प्रोसेस पाथ कंप्लीट करने के लिए 2 प्रोसेस पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम लोगों ने समझा कि भाई प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होती है, नॉन क्वासी स्टैटिक होती है। तो क्वासी स्टैटिक जो होती है इन्फिनिटली स्लो प्रोसेस होती है, तो उसको पीवी डायग्राम में जॉइन लाइन से आप दिखा सकते हो, बट नॉन क्वासी स्टैटिक में नहीं दिखा सकते हो। क्वासी स्टैटिक मतलब आपका फ्रिक्शन लेस होता है। रिवर्सिबल क्या होता है भैया, इसमें अगर 1 से 2 गया, 2 से 1 आ गया तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक आइडियल है। इरिवर्सिबल ये प्रैक्टिकल साइकिल का प्रोसेस है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ हम लोगों ने डिफरेंस देखा। फिर हम लोग समझा कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो होती है थर्मोडायनेमिक्स के केस में वो थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है, तभी वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो, होमोजेनियस रहेगा, तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। फिर हमने देखा कि भाई कि कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, और इस तरीके से हमारा लेक्चर 2 जो है ये एंड हो गया। और आप जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा इस जो आपका हम लोगों ने डिस्कस किया जो भी चीज़, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।